नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और मैं लेकर आया हूं आज इस वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है सुनील आर्या जी ने मेरठ से। सुनील जी ने बताया कि वो मेरा कार्यक्रम देखते रहते हैं। तो सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप सवाल पूछते रहिए, सुझाव देते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब आपको देता रहूं। तो सुनील जी 47 ईयर्स ओल्ड हैं और एसआईपी कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि जिन स्कीम्स में सुनील जी ने इन्वेस्ट किया है क्या वो स्कीम सही हैं या नहीं है, क्या बदलाव करना चाहिए। और साथ ही सुनील जी, आपका लक्ष्य है 2 करोड़ रुपए 15 साल में आप अपनी बेटी के लिए पाना चाहते हैं। तो सुनील जी, आपने ये नहीं बताया कि आपने अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो यदि यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप 15,000 पर मंथ अब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पर हम 12% का CAGR एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म में 12% का CAGR माना जा सकता है। तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पर यदि 15,000 रुपया महीना 15 साल के लिए और 12% का CAGR मैंने एज्यूम किया है तो ये निकल कर आता है 71.28 लाख रुपीस। तो करीब करीब 71 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे और आपका टारगेट है 2 करोड़ रुपए। तो यहां पर यदि 2 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने हैं तो एक सुझाव ये रहेगा कि यदि आप अभी 24,000 रुपया महीना निवेश करना शुरू करें, यानी कि 15,000 को बढ़ाकर 24,000 कर दें और साथ ही हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को, SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें, यानी कि आप 10% का स्टेप अप ऑप्शन ले सकते हैं ताकि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो SIP अमाउंट है, वो ऑटोमेटिकली 10% से बढ़ता रहे। या फिर आप मैनुअली भी समय समय पर, यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तब जाकर आपके 15 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप ये लेकर चलते हैं कि जो 15,000 रुपया निवेश कर रहे हैं आप उस राशि को अभी ना बढ़ाएं, लेकिन हर साल 10% से बढ़ाते रहें, तो 15 साल में करीब 1 करोड़ 24 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों ही स्थिति में बता दिया कि यदि आप 15,000 रुपये निवेश करते हैं और इसको बढ़ाते नहीं हैं, ना अब ना हर साल, तो आपके करीब 71 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएंगे। यदि आप 15,000 की SIP ही रखते हैं लेकिन हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे तो 1 करोड़ 24 लाख इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। और यदि आप चाहते हैं 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना 15 साल में, तो आप पर मंथ की SIP करें अभी से 24,000 की और फिर हर साल 10% से उसे बढ़ाते रहें। और एक बात फिर से मैं दोहरा दूं, यदि आपने कुछ अमाउंट पहले से इकट्ठा कर लिया है तो फिर हो सकता है कि आपको SIP अमाउंट थोड़ा कम बढ़ाना पड़े, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मेरी कैलकुलेशन ये मानकर है कि अभी तक कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है। अब आते हैं स्कीम्स पर। आपने जिन स्कीम्स में किया हुआ है, पहली स्कीम आपने लिखा है मोतीलाल ओसवाल, लेकिन आपने स्कीम का नाम नहीं दिया, ये सिर्फ फंड हाउस का नाम है। तो यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है तो आप इसमें बिल्कुल बने रहें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा मिड कैप फंड आपके पास है नहीं और ये स्कीम अच्छी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें आप 2,500 की SIP कर रहे हैं, इसमें भी आप बने रहें और SIP कंटिन्यू करें। UTI फ्लेक्सी कैप फंड में आप SIP कर रहे हैं 2,500 रुपये महीना, यानी कि 2,500 पर मंथ। इस स्कीम से मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा। इसके बजाय ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये बेहतर चॉइसेस हो सकती हैं। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं, ये अच्छी स्कीम है, इसमें आप अपनी SIP कंटिन्यू करें। और साथ ही 2,500 पर मंथ आप ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कर रहे हैं, हालांकि थीमेटिक फंड है, लेकिन इस फंड में भी आप अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो मैंने पहले कहा था कि UTI फ्लेक्सी कैप फंड से आप SIP रोक कर
किसी और स्कीम में करें। और वहाँ पर मैंने आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का भी सजेशन दिया था, लेकिन क्योंकि आप पहले से 2 स्कीम्स जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की हैं उनमें निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जगह पर दूसरा कोई फंड चुन सकते हैं। मैंने 2 फंड्स आपको और सुझाए थे, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। आप इनमें से किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है दिनेश वर्मा ने। दिनेश जी जानना चाहते हैं कि यदि वो बल्कि उन्होंने बताया ऐसा कि वो 2 साल से ग्रो ऐप के थ्रू एसआईपी कर रहे हैं और क्या ये सुरक्षित है। तो पहली बात तो ये है कि आप ग्रो ऐप से करें या किसी और ऐप से करें, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो ऐप हैं ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। जैसे आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बाई कर सकते हैं, तो ग्रो ऐप से बाई करना कोई असुरक्षित नहीं है। आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये ऐसा है जैसे कि मान लीजिए अपने मारुति की कार बाई की है या मर्सिडीज़ बाई की हो, कोई भी कार बाई की हो और किसी भी डीलर से बाई की है, तो ये अगर ऑथराइज डीलर है मतलब, तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी कार वही माइलेज देगी, वही परफॉर्मेंस देगी जो किसी एक डीलर से देती है, या आप किसी और डीलर से बाई करें तो सेम है। कि म्यूचुअल फंड आपने कहाँ से बाई किया है ये मायने नहीं रखता है, कौन सा बाई किया है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा है कि यदि आप किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, तो म्यूचुअल फंड में ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना पॉसिबल है। आप सिंपल एक चेंज ऑफ ब्रोकर का फॉर्म जो होता है, चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, वो आप कर सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बैंक के जरिए आगे इन्वेस्ट करें। अगर आप ग्रो ऐप से कर रहे हैं तो वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस चाहिए तो मैं कहूँगा कि बैंक के बजाय यदि किसी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनकी आप सर्विस लेंगे तो शायद वो आपको बेहतर सर्विस दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप देखिए कहाँ पर बेटर सर्विस मिलती है, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट करना कोई कंसर्न नहीं है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सुरक्षित नहीं है। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ जो पूछा है दीपक कुमार चौधरी ने। दीपक कुमार जी का सवाल यह है कि वो 20,000 रुपया महीना निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के जरिए और 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। दीपक जी, क्योंकि 7 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो फिर ऐसे में कुछ स्कीम्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये स्कीम ले सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप एक मिड कैप फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, इस फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों तरह के एसेट क्लासेस में होगा, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लें। और चौथी स्कीम आपके लिए रहेगी मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो मैंने आपको 4 स्कीम्स का सजेशन दिया है, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मल्टी एसेट एलोकेशन, एक मिड कैप और साथ ही एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड। तो इन 4 स्कीम में इक्वल डिवाइड करके यानी कि 5,000 हर एक स्कीम में आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है दीपा वासुदेव ने। दीपा जी, आप 35 ईयर्स ओल्ड हैं और आप जानना चाहती हैं कि यदि आपको 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने हो 5 ईयर्स के लिए तो कौन सी स्कीम सही रहेंगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका सिर्फ 5 ईयर्स का है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेना या ऐसी स्कीम्स में जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो उनमें इन्वेस्ट करना शायद सही नहीं रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, इस फंड में आप निवेश कीजिए। और साथ ही दूसरी स्कीम होगी आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड और साथ ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड,
इन 2 फंड्स में 5000 रुपीज़ ईच स्कीम्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स है, साथ ही आपने ये भी कहा है कि आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, तो ऐसे में ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो सभी में होता है, लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव का जोखिम है वो मिड कैप स्मॉल कैप में अधिक होगा लार्ज कैप के मुकाबले में। तो इसके लिए लार्ज कैप को मैंने यहाँ पर चुना है आपके लिए, और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि यहाँ पर डेट में भी एलोकेशन होगा और डेट थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है, और ये मतलब माना भी जाता है और मतलब देखा भी गया है, एक्सपीरियंस रहा है, तो इस हिसाब से ये स्कीम मैंने आपको सजेस्ट की है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और आज के बस इतना ही, 4 सवाल मैंने लिए जिनके मैंने विस्तार से उत्तर दिए। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए हैं, यदि इन सवालों से जुड़ा हुआ कोई और आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो, कोई और जानकारी आप चाहते हो, तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।